हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो आज हमारे आरएस मेंस के हम आंसर राइटिंग में इंडियन पॉलिटी के सेकंड लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ऑफन मेट विद वाइड एंड वेरिड क्रिटिसिज्म एनालाइज। तो सबसे पहले आप देखो, आपके एग्जाम में ये ऐसे कीवर्ड्स आते हैं पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको देखना, क्योंकि इनसे आंसर राइटिंग की जो हमारी अप्रोच है, जो हमारा कंक्लूजन है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है कि हमें कैसे करना है इन वर्ड्स से। तो अब हमारे जो आंसर राइटिंग सेशन रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर अलग अलग वर्ड्स दिए होते हैं तो कैसे जो हमारी आंसर राइटिंग स्टाइल है या हमारी जो अप्रोच है वो चेंज होगी। तो इसमें पहला पार्ट क्या पूछ रखा है कि द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ऑफन मेट विद वाइड एंड वेरिड क्रिटिसिज्म। तो हमसे किसकी बात कर रहा है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने क्या किया है, वाइड और वेरिड जो क्रिटिसिज्म है वो उनको मिला है। इस चीज को हमें एनालाइज करना है। मतलब शुरुआत में हम इंट्रो लिखेंगे, उसमें हमें क्या है कि हमारा पहले कीवर्ड्स देखने के। इंट्रो में क्या लिखेंगे? तो हम इंट्रो लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। आपको देखो तीनों पार्ट पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन में कितने तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या होगा? इंट्रो। दूसरा पार्ट क्या होगा? बॉडी। और तीसरा पार्ट होगा कंक्लूजन। जब आपके ये तीनों अच्छे होंगे तभी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि इंट्रो में क्या लिखें। आप हमेशा डाउट में हो जाते क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। तो आप देखो कि कौन सा कीवर्ड है इसमें। तो क्या है पहला कीवर्ड कि फंडामेंटल राइट्स, क्या एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इंट्रो में क्या लिखेंगे? तो हम इंट्रो लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो कि सबसे पहले बेसिक इंट्रो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 एंश्योर द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टू सिटीजन्स। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्टेट टायरनी। ऐसे करके कैसे भी बेसिक इंट्रो लिख सकते हो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो आप क्या लिखोगे? कोई भी दो लाइन फंडामेंटल राइट्स का। सबसे बेसिक क्या है? फंडामेंटल राइट्स लिख दो। कहाँ है? पार्ट 3 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने से कितने आर्टिकल तक, आर्टिकल नंबर। और ऐसे लिखोगे पार्ट 3 क्या, आप लगता है आपको थोड़ा सा पता है जबकि सब का पड़ा हुआ है, बस ये आप सोचते हो लिखे या नहीं लिखे, तो लिख दो। उसके साथ साथ क्या लिख दो, ये कि ये एनश्राइन क्या करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। या फिर ये क्या क्या लिख सकते हो कि ये किसको है? ऐसे लिख दो जैसे कि गिवन टू ऑल सिटीजन इज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि सारे के सारे सिटीजन को लिखे। तो कोई भी एक वर्ड इस पूरा जो फंडामेंटल राइट्स का इंट्रो है इसके आगे आप लिख दो, वो क्या हो जाएगा? हमारा इंट्रो हो जाएगा। इसी के आसपास रखो, जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी बेसिक डिटेल के आसपास रखो। जो भी वर्ड आपको उस चीज से ध्यान आए, कुछ भी हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, डीपीएसपी हो, कोई भी चीज हो, उसको ऐसे डिफाइन करना अगर इन पे क्वेश्चन आ जाए तो। क्या है? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? कीवर्ड दिया हुआ है। तो आपको इंट्रो के लिए इससे दूर नहीं जाना, कोई कोटेशन की जरूरत नहीं, बेसिक इससे स्टार्ट कर लो। ठीक है। अब इसमें बात दिखी हुई हमें मेट विद वाइड एंड वेरिड क्रिटिसिज्म, और दूसरा है हमारा एनालाइज। तो सबसे पहले तो क्या पूछना चाह रहा है ये कि इनको जो क्रिटिसिज्म मिला है उसके बारे में लिखना है अपने को। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है ये। लेकिन लास्ट में एक वर्ड है एनालाइज। तो एनालाइज लिख दिया, इसका मतलब ये है कि जब हम उसका वाइड जो क्रिटिसिज्म है वो बताएंगे, लेकिन लास्ट में जब एंड करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो हम इसको पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे। इसका क्रिटिसिज्म बताने के बाद जो इसके पॉजिटिव्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, उन पे एंड करेंगे। तो हम बॉडी में क्या लिखेंगे? अभी इसके जो क्रिटिसिज्म है वेरियस जो कि फंडामेंटल राइट्स है इससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म है हमारे, तो वो लिखेंगे हमारे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला तो क्या है कि भाई अगर हम क्रिटिसिज्म लिखने जाएं, अब ये दूसरा पार्ट हमारे क्या है? बॉडी। बॉडी में हमसे क्या पूछा गया है कि क्या क्रिटिसिज्म क्या है इसके, हमारे किसके? फंडामेंटल राइट्स के। तो सबसे पहले आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स पे आप क्या लिखोगे? वैसे क्या होने चाहिए? यूएसए वगैरह में क्या है? काफी एब्सोल्यूट है जो फंडामेंटल राइट्स है, उन पर बहुत कम लिमिटेशन है। इंडिया में क्या है? काफी एक्सेसिव लिमिटेशन है। आप देखते हो ना कि सारे के सारे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, अलग अलग ग्राउंड पे, इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर पीस डिस्टर्बेंस नहीं हो, इन सब के बेसिस पे अलग अलग फंडामेंटल राइट्स पे क्या है? बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। जिससे क्या है कि ये ट्रू अपने जो एसेंस है वो रीच नहीं कर पाते हैं। किस लिए ये? क्योंकि एब्सोल्यूट से क्या हो रहा है? हमारे एनार्की आने की संभावना है। और हमारे देश में क्या था इसलिए कि लिबर्टी है, कंप्लीट फ्रीडम नहीं है।
ठीक है दोस्तों, पर ये लिमिटेशन क्या है, एक्सेसिव लिमिटेशन है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, नेगेटिव चीज करनी है। अगर हम पॉजिटिव लिख रहे होते तो इन लिमिटेशंस को क्या लिख रहे होते अपन, जो ये लिमिटेशंस है, अगर हमसे पॉजिटिव पूछते कि ये जो लिमिटेशंस है पॉजिटिव कैसे हैं, तो हम क्या लिखते, ये एंश्योर करते हैं किसको, यूनिफॉर्मिटी को और इंडिविजुअल राइट्स को, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स सबको मिलने के अलावा इंडिविजुअल के भी जो राइट्स हैं वो भी हार्म ना हो, इन सब का भी ध्यान रखा गया, इसलिए लिमिटेशन है। पर अभी इस क्वेश्चन में हमारी डिमांड क्या है, सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहा है, क्योंकि क्रिटिसिज्म लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्सेसिव लिमिटेशन है इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी 2 लाइन लिख देंगे हम, जैसे हमने बताया ना कि लिमिटेशन है कि अलग अलग ग्राउंड पे इतने ज्यादा लिमिटेशन है, इससे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अपने ट्रू फॉर्म में अचीव नहीं कर पाते जो उनके गिवन टारगेट्स हैं। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि हम किसकी बात करते हैं, जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और जब डीपीएस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक। अगर जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, तो किसमें, डीपीएसपी में। इसमें कौन से है, सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड एस्पेक्ट है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये आपने को ये देखना है क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है, उसी हिसाब से बस घुमाना होता है अपने को क्वेश्चन को। अगर जब हम और किसी हिसाब से डिस्कस करते तो इसको आंसर को दूसरे हिसाब से लिखते, लेकिन अभी हमें क्या करना है, क्रिटिसाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी सोशल या इकोनॉमिक राइट नहीं है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, हम फिर इसमें क्या लिख देंगे, बस बेसिक लिखना है कि जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको किसमें रख दिया, डीपीएसपी में। इसकी वजह से क्या नहीं है, वो एनफोर्सिएबल नहीं है, जो कि होने चाहिए थे। या फिर कि जैसे राइट टू वर्क या राइट टू पे, मतलब कुछ भी लिख दो, ये सब नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स हैं वैसे, तो ये सब लिख के हम 2 लाइन में क्रिटिसाइज कर देंगे इस चीज को। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, क्लैरिटी। क्लैरिटी तो है ही नहीं बिल्कुल भी हमारे, क्योंकि ये जब भी किसी भी पार्ट की बात करे आपसे, किसी भी चीज को डिस्कस करवाए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, लॉज से रिलेटेड हो, कोई भी लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो ये इंडिया में हर जगह वैलिड है कि कोई क्लियरिटी नहीं है। क्योंकि वर्ड्स कैसे हैं, पब्लिक ऑर्डर है, माइनॉरिटी है, भाई वर्ड्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पब्लिक ऑर्डर की किसके बेसिस पे लिमिटेशन है, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे। या फिर किसकी बात कर रहा है, माइनॉरिटी की बात कर रहा है, या फिर किसकी बात कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, अलग अलग उसमें। लेकिन क्या है, कहीं भी इनको डिफाइन नहीं किया, तो क्या हो गया, इनकी डेफिनेशन काफी कंफ्यूजिंग है सबके लिए, जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो इंटरप्रेटर हैं, एज वेल एज जिन पे ये इंप्लीमेंट हो रहा है, सबके लिए कंफ्यूजिंग है। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, जो काफी लॉ सूट्स वगैरह हैं वो सब इस क्लैरिटी नहीं होने की वजह से होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये क्या है, परमानेंसी नहीं है इनकी। फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए, परमानेंट होने चाहिए, पर इनकी परमानेंसी नहीं है। क्या है, एक तो केशवानंद भारतीय जजमेंट में क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, इस बात को क्या कर रहा था, कौन से, केशवानंद भारतीय जजमेंट आया था जो 1973 में, तो उसमें क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं हम। तो अगर अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, मतलब ये परमानेंट नहीं है। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि ये परमानेंट एक और एस्पेक्ट में भी नहीं है, क्योंकि नेशनल अगर इमरजेंसी है तो उस केस में क्या कर सकते हो, अंडर आर्टिकल 359 क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स को हम एब्रोगेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। तो इसके जैसे ये पॉइंट्स हैं, इतना लिखोगे, इसमें क्या होगा, आपका आंसर कवर हो जाएगा, 4-5 पॉइंट जैसे लिखोगे। लेकिन अब इसमें क्या था, एनालाइज था, तो इसको जब आप कंक्लूड करोगे तो कंक्लूजन का बहुत महत्व रहेगा। क्यों, क्योंकि एनालाइज था, आप नेगेटिव पॉइंट लिख चुके सॉरी। तो अब आप कंक्लूड किससे लिखोगे, कंक्लूजन में आप लिखोगे पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ कंक्लूड करोगे। जो भी आपके मन में आए, जैसे भी आप कंक्लूजन कर रहे हो, लेकिन वो हमेशा किस हिसाब से होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की पॉजिटिव के एस्पेक्ट में उसका एंड होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, जो अगर हम बेसिक करें तो कि डिस्पाइट दीज क्रिटिसिज्म फंडामेंटल राइट्स क्या है, अभी भी बेड रॉक इंडियन डेमोक्रेसी की, और एंश्योर करते हैं लिबर्टी, और चेक करते हैं, क्या करते हैं, एंश्योर करते हैं लिबर्टी को,
और चेक किसको करते हैं, चेक करते हैं स्टेट की पावर को, और इंश्योर करते हैं कि हमारी कंटिन्यूड जो डेमोक्रेसी है स्टेट की पावर को चेक करते हुए इंश्योर करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को। तो इस हिसाब से क्या करोगे आप, पॉजिटिव एस्पेक्ट में एंड करोगे क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि क्या था, एनालाइज था क्वेश्चन में। अब देखो पिछले पार्ट में हमारे क्या था, एनालाइज था, इस पार्ट में क्या है, हाईलाइट है। देखो जो कीवर्ड है वो एंड में भी हो सकता है क्वेश्चन के, और कई बार कीवर्ड से ही स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे हाईलाइट, ये है डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकल, एग्जामिन, अलग अलग कीवर्ड्स हैं। जैसे जैसे आपके आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस, ये कीवर्ड है, इनको देख के क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो इसमें क्या है, हाईलाइट है। यहीं पे अगर एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज होता सिग्निफिकेंस को, फंडामेंटल ड्यूटीज की को, हाईलाइट है तो क्या है, सिर्फ सिग्निफिकेंस है जो फंडामेंटल ड्यूटीज की कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में लिखना है। मतलब सिर्फ जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि उसी को हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं, तो वो लिखना है। यहीं पे अगर क्रिटिकली एनालाइज होता तो क्या होता, अपन सिग्निफिकेंस भी लिखते और एंड में क्या लिखते, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी, कैसे फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसके बारे में ड्रॉबैक के साथ थोड़ा सा लिखते हुए कंक्लूड करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाईलाइट है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट। क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमने इंट्रो का क्या लिखा था कि हम क्या देखेंगे कि जो कीवर्ड है जिससे कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले में क्या था, फंडामेंटल राइट्स, इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्या है कि आप जब इंट्रो लिख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट ना होते हुए, आपके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है, अगर आपके कोई कोट या कोई और चीज याद नहीं है तो जो ऑलरेडी नॉलेज है उसी को याद करते हुए अपन सीधा फंडामेंटल ड्यूटीज उस इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें इंट्रो में किसकी बात होगी, फंडामेंटल ड्यूटीज की इंट्रो में। तो हम क्या लिखेंगे, एडेड बाई 40। अब इसमें क्या है, जो आपके इंफॉर्मेशन याद हो, जो डाटा याद हो, लिख दो कि किससे ऐड की गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, किसमें, पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। ये सब बेसिक लिखते हुए कि अब ये लिख दिया, इसके बाद इसको कैसे लिखोगे कि ये इसमें ऐड की गई थी जिससे कि ये क्या करें, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हों, किसके लिए, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, दे कैन एक्ट एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सिटीजन्स टू फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द नेशन। तो क्या था, राइट्स में तो क्या था, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी किसके लिए, किसकी तरफ, इंडिविजुअल की तरफ। ड्यूटीज में क्या है, ड्यूटीज है इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ, नेशन की तरफ। तो क्या है, ये अपना बेसिक कोर प्रिंसिपल है। जब अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो क्या है, स्टेट की ड्यूटी है कैसे एक इंडिविजुअल के प्रति, और जब हम ड्यूटीज की बात करेंगे तो बेसिक चीज ड्यूटी क्या है कि कैसे वो गाइड करती, इंडिविजुअल की क्या ड्यूटी है नेशन के प्रति। हमने बस वही चीज ली जो बेसिक थी उसकी, और कहां से आया है ये सबको पता है, बस यही बेसिक हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद क्या है, हमसे क्या पूछा इसने कि सिग्निफिकेंस, कि क्या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो पहली सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है इनकी, कि ये हमारे क्या है, हमने इसमें इंट्रो में बात की क्या है, फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन। तो पहली हम क्या करेंगे इसकी, पहले लिखेंगे फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले ड्यूटी क्या करती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के एक सेंस लाते हैं, कि फोर्सिंग ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी तरफ जो हमारा सेंस, क्यों, क्योंकि सबसे पहला काम क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। कौन सा आर्टिकल अगर हम देखा जाए तो जो 51J है हमारा, क्या है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher values of individual endeavor and achievement। तो हमें क्या है कि हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जगाती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। हम आर्टिकल आप लिख दो 51J, मत लिखो कि क्या, कि हमें इस हिसाब से काम करना है कि जो हमारी इंडिविजुअल वो एफर्ट है
वो कलेक्टिव बने और नेशन की बिल्डिंग में हम हेल्प करें। अब अगर आपके 51J सारी फंडामेंटल ड्यूटीज याद हैं तो आप उनका नाम भी नोट करते हुए लिख सकते हो कि कौन सी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, 51J। दूसरी क्या है हमारी इसमें, दूसरी वो क्या चीज करती है, ये करता है, क्या करता है, प्रमोट सोशल कोहेजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। क्या करता है ना। बात की है इसमें ब्रदरहुड की बात की है, फ्रेटर्निटी की बात की है, हमारी सारी बातें की है, वैल्यूज ऑफ यूनिटी, हार्मनी, ब्रदरहुड, इंडिविजुअल का कलेक्टिव गुड कैसे हो सकता है। अलग अलग हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 51C D E क्या करते हैं, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी की बात करते हैं। हमारी कंट्री को अगर नेशनल सर्विस की जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। 51D इसकी बात करता है, जो हमारा कॉमन ब्रदरहुड है ये हर किसी के अंदर रहे। 51E इसकी बात करता है, तो क्या करता है, ये प्रमोट करता है, सोशल कोहिजन है, नेशनल इंटीग्रेशन है, ये सब क्या प्रमोट करता है, कौन, फंडामेंटल ड्यूटीज। तीसरी क्या है, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कैसे, कहता है ना कि हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें क्या करना है, जो आइडियल्स हैं, एस्पिरेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको करना है। जो हमारा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। साथ ही साथ जो हमारे फोर फादर्स हैं उनको भी हमें देनी है। ये क्या करती है, तो ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करती हैं। साथ ही साथ चौथा और सबसे बड़ी बात है, ये क्या लाती हैं, डिसिप्लिन लाती हैं। किसके अंदर, डिसिप्लिन और कमिटमेंट लाती हैं। जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर क्या लाती हैं, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। किसकी तरफ कमिटमेंट, नेशनल इंटरेस्ट की तरफ कमिटमेंट की बात करती हैं। क्या करती हैं कि हमारे जो इंडिविजुअल हैं उनको मन में अगर वो ड्यूटीज फॉलो करेंगे तो क्या है, उनमें डिसिप्लिन आएगा, उनमें कमिटमेंट आएगा, किसकी तरफ, नेशन की तरफ। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कमिटमेंट कौन से देश में देख के लगता है आपको, भाई जो इस चीज के लिए फेमस है, जापान। और आयरनिकली सिर्फ दो ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दुनिया में जिसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है। एक क्या है, जापान, और दूसरा है इंडिया। तो उसमें क्या है कि जापान इतना डिसिप्लिन कैसे हो पाया, क्योंकि जो उसके इंडिविजुअल्स हैं, जो उसके सिटीजन्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन पे भी फोकस करते हैं। तो अगर ऐसे ही हमारे भी देश के इंडिविजुअल्स अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पे फोकस करेंगे तो डिसिप्लिन आएगा, कमिटमेंट आएगा। देखो इतने ही 3-4 पॉइंट लिखने हैं आपको, क्यों, क्योंकि ये है 2 पार्टर क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में हमारे क्या है, डिस्कस हाउ द गवर्नमेंट कैन प्ले इट्स रोल इन प्रमोटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज अमंग इंडिविजुअल्स। तो अब दूसरा क्या है कि ये बात कर रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे वो कर सकती है। तो हमारा सेकंड पार्ट इसमें क्या करना है हमें, कि गवर्नमेंट कैसे प्ले कर सकती है प्रमोटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज अमंग इंडिविजुअल्स। तो क्या है, गवर्नमेंट कैसे कर सकती है। तो सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट हमारा क्या है कि हाउ गवर्नमेंट कैन, हमारी जो कर सकती है प्रोपगेट किसको, फंडामेंटल ड्यूटीज को, कैसे प्रोमोट कर सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो ये हमें देखना। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या बना सकती है, कोई लॉ बना सकती है, कोई रेगुलेशन बना सकती है, कोई कोड ला सकती है, जिससे क्या हो, कोई भी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको प्रमोट करना चाहे वो प्रमोट हो सके। जैसे क्या है हमारा फ्लैग कोड है, तो फ्लैग कोड, तो ये क्या करता है कि हमारे फ्लैग को पूरी रेस्पेक्ट मिल सके, वो इंश्योर करता है। तो ये क्या है, ये एक तरीका होता है जिससे कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ, रेगुलेशन, कोड वगैरह ये गवर्नमेंट ला सकती है, जिससे कि हमारी कोई भी जो फंडामेंटल ड्यूटी हो उसको क्या कर सके, प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी चीज हो, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटी हो या कोई भी चीज हो, किस चीज से पर अगर आपके पास आ जाए किस चीज को प्रमोट करना है, आंसर लिखना है, तो एक चीज आपके दिमाग में आनी ही चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन हमेशा हो सकता है। अवेयरनेस कैंपेन अब इसमें लिख सकते हो, हम किसको ले सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन के लिए, कोई फेमस लीडर है वो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फेमस पर्सनैलिटी को ले सकते हैं किसी को। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो मीन्स हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है उसको यूज करके, या जो हमारे बिलबोर्ड्स हैं उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन फैला सकते हैं, जिससे कि लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को
प्रमोट कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। तीसरा क्या हो सकता है हमारा कि भाई सरकार क्या ला सकती है, स्कीम्स ला सकती है जिससे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इंप्लीमेंट हो सके, या जैसे अगर साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे हैं या वुमेन से रिलेटेड स्कीम की बात कर रहे हैं, या वुमेन की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए तो हम जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की हो, अटल इनोवेशन मिशन हो, कि कुछ भी ऐसी स्कीम्स जिससे क्या हो, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनकी तरफ हम ज्यादा से ज्यादा मुड़ सकें, है ना हमारा। तो हम ज्यादा से ज्यादा तभी तो मुड़ सकते हैं जब सरकार क्या कर सकती है, स्कीम्स लिया है। अगर हमारी सरकार स्कीम्स लाएगी तो हम क्योंकि हमारे जो फंड एच क्या कहती है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, तो टेम्पर के लिए क्या है, अटल इनोवेशन मिशन आ गई। ऐसे ही अलग अलग स्कीम्स से हमारा ये काम हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है किसी भी चीज को प्रमोट करना हो, जैसे अवेयरनेस कैंपेन है, वैसा ही एक दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, रिवार्ड। क्या है, रिवार्ड की घोषणा करो कि अलग अलग कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करवाओ, अलग अलग कंपटीशन कि ये इस चीज को कौन ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर सकता है। जैसे आप साफ सफाई से रिलेटेड हो सकता है, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे कल्चरल इवेंट्स करवा सकते हो जिससे कि हमारा कल्चर प्रोटेक्ट हो, या हमारे अलग अलग रिवार्ड की घोषणा कर सकते हो जिससे कंपटीशन के थ्रू, जिससे कि हमारा ब्रदरहुड आपस में फैले, एक से दूसरे स्टेट के बीच में अलग अलग हमारे इंसेंटिव्स हों। तो इन सब के थ्रू अलग अलग से क्या हो सकता है, हमारी सरकार क्या कर सकती है, प्रमोट कर सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज को। और आपके दिमाग में कोई भी जो भी तरीका है जिससे कि कोई भी चीज प्रमोट हो सकती है, वो आप किस में लिख सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिख सकते हो। अब इसका जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, अब या तो इसको क्या लिख लो आप कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहां पे, हमारे अलावा सिर्फ जापान एक और कॉन्स्टिट्यूशन, हमने तो ली थी सोवियत यूनियन से, पर डेमोक्रेटिक में सिर्फ एक कंट्री और जो कौन सी फॉलो करती है, फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करती है। और हम जानते हैं कि जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। अब तक उसके बाद भी इतना छोटा देश, रिसोर्स कंस्ट्रेंट के बाद भी ये देश अगर इतनी आगे बढ़ पाया, तो वो उसके सिटीजन्स के अंदर जो डिसिप्लिन है, जो कमिटमेंट है, वो कहां से आया है, वो आया उनको फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करने से। तो अगर हम इस जापान का एग्जांपल फॉलो करते हुए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो हम भी एक बहुत ही बेटर इंडिया बना सकते हैं। तो ये किस हिसाब से हो गया, पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। आपने किसी दूसरे देश का एग्जांपल भी दे दिया और पॉजिटिव एग्जांपल के साथ आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इंप्रूवमेंट हम और कर सकते हैं आपके लिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर सके। धन्यवाद दोस्तों।